विज्ञान से जुड़ी नवीनतम वीडियो को देखने के लिए चैनल की सदस्यता लेना ना भूलें और विज्ञान से संबंधित सभी वीडियो पर जानकारी लेने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अंतर्राष्ट्रीय मधुमेह दिवस हर वर्ष 14 नवंबर को मनाया जाता है। इस दिन की महत्ता ये है कि ये दिन मुख्य रूप से पूरी दुनिया में मधुमेह यानी डायबिटीज पर जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। डायबिटीज आज एक ऐसी बीमारी है जो आम तौर पर हर उम्र के लोगों को होने लगी है। आज मेरे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं दो ऐसे विशेषज्ञ जो डायबिटीज के बारे में उससे आप खुद को कैसे बचा सकते हैं और यदि आप डायबिटीज के मरीज हैं भी तो आपको किस प्रकार की सावधानी रखनी चाहिए के बारे में और जानकारी देंगे। मैं स्वागत करना चाहूंगी डॉक्टर A.K. शुक्ला, वरिष्ठ सलाहकार, काय चिकित्सक और मधुमेह विशेषज्ञ, कैलाश हॉस्पिटल से। नमस्कार डॉक्टर शुक्ला। नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पर। थैंक यू। और उन्हीं के साथ दोस्तों आज हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है डॉक्टर S. चक्रवर्ती, वरिष्ठ सलाहकार, काय चिकित्सक और मधुमेह विशेषज्ञ, मेट्रो हॉस्पिटल से। नमस्कार डॉक्टर चक्रवर्ती। एक बार फिर से थैंक यू सो मच जेंटलमैन हमारे साथ यहाँ आज शो पर जुड़ने के लिए। सबसे पहले मैं आप दोनों से ही आज के शो की शुरुआत इस बात से करूँगी कि डायबिटीज़ आज एक ऐसी बीमारी है जो आम तौर पर हर दूसरे इंसान को होती है। मैं चाहूँगी डॉक्टर शुक्ला आप आज की बातचीत की शुरुआत करें सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताकर कि डायबिटीज़ का आखिरकार मतलब होता क्या है, ये किस प्रकार की बीमारी है और ये कितने प्रकार की होती है। डायबिटीज़ मिलिटस ऐसा वर्ड है जिसमें कि ब्लड शुगर लेवल या जिसको कहते हैं ब्लड ग्लूकोज लेवल एक लेवल के बियॉन्ड बढ़ जाता है हमारे ब्लड के अंदर, उसको हम कहते हैं हाइपरग्लाइसीमिया। सो ये हाइपरग्लाइसीमिया जो है इसी को डायबिटीज़ बोलते हैं। जो नॉर्मल ब्लड शुगर जो हमारी ब्लड का होता है वो 100 से 120 होता है, बट इसमें ये किसी भी लेवल पे जा सकता है, 2 से 3 से 4 से इस तरह से भी जा सकता है अगर कंट्रोल नहीं हुआ तो। इसको बोलते हैं डायबिटीज़ मिलिटस। पूरे वर्ल्ड में इस समय 463 मिलियन लोग हैं जो डायबिटीज़ से प्रभावित हैं और ये बहुत अधिक नंबर है। हम इसको पैंडेमिक बोलते हैं, डायबिटिक पैंडेमिक हो गया ग्लोबली। तो ये 2 टाइप के होते हैं, टाइप 1, टाइप 2। टाइप 1 जो होता है इसको बोलते हैं IDDM, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मिलिटस या डायबिटीज़ ऑफ जुवेनाइल ऑनसेट। ये बच्चों में मिलता है और इसलिए होता है कि इसमें जो हमारे पैनक्रियाटिक सेल्स हैं, पैनक्रियास से जो जहाँ से इंसुलिन निकलता है उसको बीटा सेल्स बोलते हैं, वो अपने आप से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, उसको ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन बोलते हैं। उसकी वजह से ब्लड के अंदर जो इंसुलिन का लेवल है बहुत ड्रॉप कर जाता है और ब्लड शुगर लेवल एकदम से बढ़ जाता है। एक टाइप का ये हो गया। दूसरा जो है टाइप 2 डायबिटीज़, इसको हम बोलते हैं NIDDM, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मिलिटस, जो इंसुलिन के ऊपर डिपेंड नहीं करता। यहाँ पे इंसुलिन लेवल हमारा नॉर्मल होता है लेकिन इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, होके भी वो काम नहीं कर पाता है। उसकी वजह से क्या होता है कि पहले इंसुलिन का लेवल बढ़ता है और फिर कुछ समय के बाद इंसुलिन लेवल धीरे धीरे करके डिक्लाइन कर जाता, नीचे आ जाता है। उसकी वजह से ब्लड शुगर बढ़ जाता है। और इसमें क्या प्रॉब्लम आती है कि ये धीरे धीरे करके इसमें इतना डिस्ट्रक्शन होता है कि अल्टीमेटली धीरे धीरे करके वो ब्लड शुगर लेवल जो है बहुत हाई हो जाता है और पूरी लाइफ चलता है। और टाइप्स की भी होती हैं जिसको सेकेंडरी कॉजेज़ बोलते हैं डायबिटीज़ में, जिसको बहुत से जैसे जहाँ से पैनक्रियाज या पैनक्रियाटॉमी करते हैं, जैसे पैनक्रियाज किसी कारणवश निकाल देना पड़ा या उसमें ट्यूमर हो गया या फिर और कोई डिस्ट्रक्शन हो गया, उसकी वजह से भी ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है बिकॉज इंसुलिन वहाँ डिफिशिएंसी हो गई। बहुत सारी ड्रग्स हैं हमारी जो कि वो ब्लड शुगर को बढ़ा देते हैं, जैसे स्टेरॉइड्स हो गए और बहुत सारी और डिजीज़ होती हैं, क्रॉनिक डिजीज़ होती हैं जिसकी वजह से भी ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है। फिर हम तीसरा कैटेगरी उसी के अंदर आता है जेस्टेशनल डायबिटीज़, जो प्रेग्नेंट लेडीज़ में होता है, जो 24 से 26 वीक में डेवलप करता है। वो प्लेसेंटल हार्मोन्स होते हैं जिसकी वजह से ब्लड शुगर बढ़ता है, लेकिन वो धीरे धीरे जैसे डिलीवरी हो जाती है मोस्टली लोगों का 90% लोगों का नॉर्मल आ जाता है।
तो ये 2 टाइप की डायबिटीज़, ये 3 टाइप की डायबिटीज़ कर लीजिए, और तो बहुत सारी काजेज हैं जो डायबिटीज़ कर सकती हैं, लेकिन एसेंशियली यही 3-4 काजेज हैं जिसको हमको फोकस करना हो। सबसे अधिक इसमें होता है टाइप 2 डायबिटीज़। बट इसी बात को अगर मैं आगे बढ़ाऊँ तो मैं डॉक्टर चक्रवर्ती से पूछूंगी टू ब्रिंग यू ऑल्सो इनटू द कॉन्वर्सेशन कि जैसे डॉक्टर शुक्ला ने भी बताया कि देयर आर मेजरली 3 या 4 प्रकार की डायबिटीज़ जो होती हैं। इनमें से कोई भी डायबिटीज़ किसी भी प्रकार से किसी इंसान के लिए या उसकी जान के लिए हानिकारक हो सकती है? इनमें से कोई भी डायबिटीज़ लेवल ऑफ शुगर के ऊपर डिपेंड करता है उसकी जान, प्लस और कॉम्प्लिकेशन शरीर के अंदर कोई भी आ रहा है तो ये जितने भी डायबिटीज़ आप सुन रहे हैं ये सभी जानलेवा है एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। जिस समय जो है अगर बहुत ज़्यादा शुगर हो गया और साथ ही साथ उसको और कॉम्प्लिकेशन जिसको हम लोग कीटोन्स बोलते हैं वो भी आ गया है शरीर के अंदर, ये दोनों कंडीशंस में ही ये जानलेवा साबित हो सकता है। ओके, सो आपने बोला कि डिपेंड्स अपॉन कि शुगर लेवल्स कितना हाई जा रहे हैं और क्या उसके साथ कोई और कंबाइनिंग फैक्टर्स है एक इंसान की बॉडी में या कोई और इश्यूज है हेल्थ रिलेटेड, उसके ऊपर मेजरली डिपेंडेंट होता है। इसमें एक पॉइंट और भी मैं ऐड करना चाहूँगा, शुगर खाली ज़्यादा होने से ही जानलेवा नहीं होता है। देखा गया है कि कम शुगर होने से, जिसको हम लोग हाइपोग्लाइसीमिया बोलते हैं, ऐसी स्थिति में भी हाइपोग्लाइसीमिया अगर बहुत कम शुगर हो जाए, किसी का 30-40 इस तरह का शुगर आ जाए तो भी जानलेवा साबित हो सकता है। ओके, सो अभी जैसे डॉक्टर शुक्ला ने बोला कि अप्रॉक्सीमेटली 463 मिलियन पीपल ग्लोबली आज डायबिटीज से अफेक्टेड है, एक तरह का डायबिटिक पैंडेमिक कहा जा सकता है। तो उस एंगल से अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जो स्पेसिफिकली किसी एक पर्टिकुलर एज ग्रुप के पीपल को होना आमतौर पर ज्यादा आसान है? आर देयर मोर पर्टिकुलर लाइक मोर काइंड ऑफ एज ग्रुप्स, कह लीजिए जैसे यंग एज ग्रुप्स या एल्डरली पीपल हु आर मोर प्रोन और वल्नरेबल कि वो इस तरह की बीमारी को डेवलप करें, कि ये किसी भी एज ग्रुप के लोगों को हो सकती है? डायबिटीज़ का एज ग्रुप बहुत वाइड है, पूरी जिंदगी भर फ्रॉम बर्थ टिल डेथ किसी भी पोजीशन में डायबिटीज़ आ सकता है। जो एकदम नए नए बच्चे पैदा हुए हैं उनमें भी नियोनेटल डायबिटीज़ भी पाया गया है, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोनोजेनिक डायबिटीज़ बोलते हैं वो भी यंग एज में पाया जाता है। इसके अलावा जैसे भी डॉक्टर शुक्ला ने कहा कि टाइप 1 टाइप ऑफ डायबिटीज़ ज़्यादातर कम एज में पाया जाता है। ऐसा नहीं कि वो बड़ों में नहीं पाया जाता है, बट ज़्यादातर केसेस कम एज में। और जो टाइप 2 टाइप है वो एकदम वाइडली वैरिड, वो एकदम किसी भी एज ग्रुप में हो सकता है। और जो कॉम्प्लिकेटेड डायबिटीज़ जो और सुन रहे हैं आप, डिफरेंट ड्रग्स, वो तो किसी भी स्टेज में आ सकता है। और बाकी जेस्टेशनल वो प्रेगनेंसी के दौरान, यानी कि पूरे एज ग्रुप में, पॉपुलेशन में एवरीवेयर डायबिटीज के होने की संभावना होगी, रहती है। ओके, अगर किसी को डॉक्टर शुक्ला टाइप 2 डायबिटीज है जो आमतौर पर सबसे कॉमन डायबिटीज कही जाती है, तो उस इंसान को किस तरह के प्रिकॉशंस बरतने चाहिए खान पान में, लाइफस्टाइल में? आर देयर सम रिकमेंडेशंस जो एक डॉक्टर हो के आप उस तरह के मरीजों को देना चाहेंगे, उस कैटेगरी के मरीजों को खास तौर से? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने पूछा है, क्योंकि पूरा जो मैनेजमेंट है आज की डेट में जो हम करना चाहते हैं यही कि डायबिटीज़ को हम कैसे कंट्रोल करें जिससे उसके जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, माइक्रोवास्कुलर एंड मैक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशन, जैसे आँख का इन्वॉल्वमेंट, रेटिना इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, न्यूरोपैथीज हो जाती हैं, नमनेस जिसको बोलते हैं, हार्ट का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, किडनी का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। मतलब ऐसे बॉडी में कोई ऑर्गन नहीं होता जो बचा हो। उसको रोकने के लिए हमको बिगनिंग से ही अगर हम किसी को पकड़ लें कि इसको डायबिटीज़ होने वाली है, जिसको हम प्री डायबिटिक कंडीशंस बोलते हैं, वहीं से अगर हम शुरू कर दें उसका मतलब निवारण, जैसे कुछ एज ग्रुप होती हैं, जैसे मदर को डायबिटीज़ है तो उसके एल्डर सन को डायबिटीज़ हो सकती है, हाँ, हेरिडिटी जिसको बोलते हैं। दूसरा इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं कि खाने पीने का जो है, आजकल जो है सब फास्ट फूड चल रहे हैं विच इज़ प्योरली कार्बोहाइड्रेट। मैं उसके ऊपर आऊँगा कि कैसे मतलब हाउ दे आर रिस्पॉन्सिबल। या फिर जैसे ओबेसिटी है, ओबेसिटी में डायबिटीज़ अपने आप डेवलप कर जाती है, बिकॉज आई टोल्ड यू कि इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप कर जाता है, तो ओबेसिटी इज़ अंदर कॉज। तो सबका जो मैनेजमेंट है वो डिफरेंट कैटेगरीज में आएगा, लेकिन ये जो होता है पूरा लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन चाहिए इसमें। ये बीमारी जो होती है लाइफ स्टाइल की वजह से होती है मोस्टली, जो आजकल जो नई जनरेशन में आ रहा है, जो हम देख रहे हैं। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है, अगर हम शुरुआत करें तो एक्सरसाइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ एक्सरसाइज जो रिकमेंडेड एक्सरसाइज है, अगर 30 से 45 मिनट अगर रोज़ करते हैं एट द स्पीड ऑफ 90 to 120 स्टेप्स पर मिनट, अकेले वॉक कर रहे हैं आप,
मतलब 30, 35, 40 मिनट के लिए, तो वो आपके लिए सफिशिएंट होता है। अगर 5 दिन भी वॉक करते हैं हफ्ते में, तब भी आपकी डायबिटीज़ काफ़ी लेवल तक, करीब 30 से 35 मिलीग्राम पर DL नीचे आ जाती है। एक तो आपका एक्सरसाइज हो गया, या एरोबिक एक्सरसाइज कर सकते हैं, या अगर नहीं कुछ तो आप ट्रेडमिल के ऊपर घर में वॉक कर सकते हैं इस लेवल, सेम लेवल पे, नॉट ऑन द इंक्लाइन पोजीशन। ये अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, किसी भी तरह की एक्सरसाइज करते हैं, तो आप अच्छी तरह से उसको मेंटेन कर सकते हैं, सालों साल मेंटेन कर सकते हैं। दूसरा होता है डाइट। डायबिटीज़ के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ डाइट है। डाइट को हमको जो रिकमेंडेशन किया जाता है, जैसे हम कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं, प्रोटीन्स लेते हैं, फैट लेते हैं, ये 3 कंपोनेंट हैं हमारे डाइट में जो सबसे इम्पॉर्टेंट हैं। अगर हम कार्बोहाइड्रेट खाएंगे तो उसका मेटाबॉलिज्म बहुत जल्दी होता है और ब्लड शुगर लेवल एकदम से बढ़ जाता है। फैट धीरे धीरे डाइजेस्ट होता है, उसमें ही ब्लड शुगर बढ़ता है। लेकिन प्रोटीन ऐसा है जो स्लो डाइजेस्ट होता है, और स्लो डाइजेशन में एडवांटेज ये होता है कि ब्लड शुगर लेवल बहुत नहीं बढ़ने पाता है। तो रिकमेंडेशन ये है कि हम कार्बोहाइड्रेट्स को कम कर दें, प्रोटीन्स को अधिक बढ़ा दें, जिससे हमारे बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, जो ये मसल्स हैं, मसल मास है, वो न गलने पाए, बिकॉज ये मसल मास डायबिटीज़ में गल के उस ब्लड शुगर में कन्वर्ट हो जाता है। तो सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर ये है। जहाँ तक रही फैट की बात है, फैट भी हमको ज़रूरत होती है, क्योंकि बॉडी के अंदर फैट रिक्वायरमेंट होती है। तो इंस्टेंट एनर्जी के लिए हमारे पास कार्बोहाइड्रेट होता है, लेकिन हमको बहुत अधिक कार्बोहाइड्रेट के ऊपर इंसिस्ट नहीं करना चाहिए। अगर हम प्रोटीन एडिक्वेट अमाउंट में लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट भी लेते हैं, फैट भी लेते हैं, तो उसकी 40 to 50% कार्बोहाइड्रेट ले लें, 30 to 40% we can go for the proteins and 10% for the fat. That should be in fact ideal recommendation. इसके साथ में ये जो डाइट लेंगे हम थोड़ा थोड़ा कई बार खाएंगे, जिससे कि ब्लड शुगर लेवल एकदम हाइक न करे, थोड़ा बढ़े फिर नीचे आए फिर बढ़े। तो एक तरह से देखिए तो बहुत अधिक कंसिस्टेंसी बनी रहेगी 24 घंटे के लिए। और जब हम ड्रग्स भी लेंगे तो वो इसको हम और स्मूथ कर सकते हैं विद ड्रग्स। इसके साथ हमको मिनरल्स की बहुत ज़रूरत होती है, विटामिन्स की ज़रूरत होती है, एंटीऑक्सीडेंट्स की बहुत ज़रूरत होती है। तो अगर हम सब चीज़ों को मिला दें तो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अच्छा, जहाँ तक फ़ैट की बात है, फ़ैट में हमारे पास पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं और मोनोसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होती हैं। वो हार्ट को हमारे प्रोटेक्ट करती हैं। एथेरोस्क्लेरोटिक को थोड़े चेंजेस ले आती हैं, रेटिनोपैथी को थोड़ा कम करती हैं, पेरिफेरल न्यूरोपैथी को कम करती हैं। तो अगर हम इस तरह से ऑयल यूज़ करें, अगर हम घी ऑयल भी यूज़ करें, इसलिए कहा जाता है कि ऑलिव ऑयल लो या सरसों का तेल लो, तो वो हमारे लिए उसके अंदर कुछ अमाउंट होता है जो हमको प्रोटेक्शन देता है। इसी तरह से कार्बोहाइड्रेट्स में हमको ऐसा कोई कार्बोहाइड्रेट नहीं खाना जो सडनली रिलीज़ कर ले। जैसे मैदा हो गया, मैदा को अवॉइड करना चाहिए। इसलिए हम कहते हैं जब भी खाना खाएं, मतलब जब भी कार्बोहाइड्रेट लें, उसके अंदर मल्टीग्रेन्स होने चाहिए, जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम हो। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमको मिक्सचर बना के खाना चाहिए। राइट, ओके डॉक्टर, मैं आपको थोड़ा सा पॉज भी दूंगी बिकॉज ये बातचीत मैं ज़रूर आपसे जारी रखूंगी, क्योंकि अभी वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइएगा, ब्रेक के बाद ये बातचीत जारी रहेगी। विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के प्रति लोगों की रुचि जगाने के उद्देश्य से साल 2019 में इंडिया साइंस चैनल की शुरुआत की गई। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा शुरू किया गया इंटरनेट आधारित ये विज्ञान वेब चैनल विभाग के स्वायत्त संस्थान विज्ञान प्रसार द्वारा संचालित किया जा रहा है। इस चैनल पर विज्ञान पर आधारित डॉक्यूमेंट्रीज, ताज़ा विषयों पर स्टूडियो चर्चा, साक्षात्कार और हर आयु वर्ग को आकर्षित करने वाली विज्ञान लघु फिल्में और साप्ताहिक कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं। सोशल मीडिया और इंटरनेट की पहुंच आज हर जगह, हर व्यक्ति तक है। ऐसे में देश में वैज्ञानिक चेतना के प्रसार के लिए ये माध्यम सबसे उपयुक्त कहा जा सकता है।
ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा आप सभी जानते हैं, हम बात कर रहे हैं आज वर्ल्ड डायबिटीज़ डे के ऊपर, और डायबिटीज़ आज क्यों एक इतनी इम्पॉर्टेंट इशू बनकर खड़ा हो चुका है ज़्यादातर लोगों के सामने, दुनिया के किसी भी कोने में अगर बात करी जाए। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि किस तरह से टाइप 2 डायबिटीज़ के जो मरीज़ होते हैं उनको क्या प्रिकॉशंस बरतने चाहिए अगर वो इस तरह की डायबिटीज़ से बचना चाहते हैं, और अगर आपको टाइप 2 डायबिटीज़ है तो आपको किस तरह के प्रिकॉशंस लेने चाहिए। डॉक्टर शुक्ला, आप बता रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले कि किस तरह से अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स भी ले रहे हैं तो हमारी जो डाइट है या जो मील है वो एक तरह से होलसम और बैलेंस्ड हो, हम उसके अंदर मल्टीग्रेन्स को इंक्लूड करें, हम एंटीऑक्सीडेंट्स या मिनरल्स को भी अपनी डाइट में इंक्लूड करें। प्लीज कैरी ऑन दैट पॉइंट। यस, वो दूसरी चीज़ है जैसे प्रोटीन्स है, जैसे हम वेजिटेरियन डाइट लेते हैं, वेजिटेरियन डाइट के बाद डाइट में बहुत अधिक प्रोटीन की क्वांटिटी नहीं होती, तो हमारे पास दूध के प्रोडक्ट्स होते हैं, जितने मिल्क प्रोडक्ट्स है, हाँ, दालें हैं, दालों का एक दाल कंप्लीट नहीं होती, हमको मिक्सचर ऑफ दाल यूज़ करनी पड़ेगी, जैसे चना हो गया, मटर हो गई, इन सबों का मिक्सचर लेना पड़ेगा, राजमा हो गया, ये वेजिटेरियंस के लिए ये अच्छे सोर्स होते हैं प्रोटीन्स के लिए। और बाकी जो नॉन वेजिटेरियन हैं उनके लिए वो खा सकते हैं, एग भी ले सकते हैं, चिकन भी ले सकते हैं, बट रेड मीट नहीं खाना चाहिए। रेड मीट के अंदर फैट कंटेंट बहुत अधिक होता है, कोलेस्ट्रॉल बहुत अधिक होता है। बिल्कुल सही आपने बोला। और दूसरी चीज़ जो है, ये तो हमारी डाइट मैनेजमेंट हो गया। अब उसके बाद होता है ड्रग्स का। ड्रग्स के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि हम ऐसी दवा लिखें या पेशेंट को दें जो कि वो लगातार खाता रहे। दवा का खाना बहुत ज़रूरी है। अगर दवा एक भी डोज मिस कर गए तो ब्लड शुगर लेवल एकदम हाई हो जाता है, और उसकी वजह से क्या होता है कि हमारा जो पूरा सिस्टम है, जिसको हम HbA1c 3 महीने का जिसको हम कैलकुलेट करके लेते हैं, वो ऊपर नीचे मतलब बढ़ जाता है। और एक HbA1c बढ़ने से ये देखा गया कि 25% चांसेस होते हैं आपके हार्ट अटैक बढ़ने के। CBA बढ़ने 16% होते हैं जो ब्रेन की इंजरी हो सकती है। तो ये कितना बड़ा मतलब प्रॉब्लम आ जाती है। तो दवा का लेना बहुत ज़रूरी है। अगर जैसे डॉक्टर आपको एडवाइस करते हैं उस तरह से दवा लें। कोशिश ये करें कि दवा प्रॉपर खाएं और उसको एडहेरेंट करें। एडहेरेंट मतलब रोज़ खाएं, उसमें बहुत अधिक मतलब आगे पीछे नहीं। आजकल सलाहकार बहुत लोग हैं कि दवा मत खाओ, डोज कम कर दो, ब्लड शुगर कम हो गई, तो उससे क्या होता है कि वेरिएशन शुरू हो जाता है। इसको ब्लड शुगर वेरिएबिलिटी बोलते हैं, और उसकी वजह से डैमेज बहुत होता है, जिसको कहते हैं एथेरोस्क्लेरोटिक चेंजेस इन द आर्टरीज, रेटिना, अब किडनीज, जब हर जगह वो इफ़ेक्ट करेगा। तो हमको दवा का समय से लेना बहुत ज़रूरी होता है। अगर किसी को हम इंसुलिन प्रिस्क्राइब करते हैं तो इंसुलिन भी समय से लगाना, कहाँ लगाया जाए, कैसे लगाया जाए, उसको कैसे स्टोर किया जाए, ये बहुत ज़रूरी होता है। और उसके साथ एक लाइफस्टाइल चेंज लाना बहुत ज़रूरी है कि आप हेल्दी रहें, आप एक्सरसाइज करें, सही चीज़ें खाएं, बिल्कुल। और उसके साथ एक आपका लाइफ में मतलब एक स्लीप साइकिल पैटर्न भी आए कि ओवरऑल आप एक बैलेंस्ड लाइफस्टाइल जिए। जो एक हो गया है ना कि हमारे समाज में कि डायबिटीज़ हो गई तो जिंदगी खत्म हो गई, ये नहीं होना चाहिए। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। डायबिटीज़ ऐसा है कि वो क्योर तो नहीं कर सकते इसको, बट अच्छी तरह से कंट्रोल करें तो आपकी पूरी लाइफ अगर 90 साल की तो 90 साल ही रहेगी, कम नहीं होगी। बट ये तो हम टाइप 2 डायबिटीज़ की बात कर रहे थे। मैं डॉक्टर चक्रवर्ती के पास आऊँगी। अब टाइप 1 डायबिटीज़ की हम बात करते हैं, बिकॉज टाइप 2 डायबिटीज़ डॉक्टर ऐसी डायबिटीज़ है जो आमतौर पर ज़्यादातर लोगों को होती है, जो डायबिटीज़ के पेशेंट्स होते हैं। Type 1 is comparatively more rare. Correct me if I'm wrong over there. So type 1 diabetes अगर किसी इंसान को है तो is there a different set of precautions and measures जो type 1 diabetes के patients को लेने पड़ते हैं unlike type 2 diabetes के patients, कि is it the same set of precautions and measures जो उनको भी बरतने पड़ेंगे? So type 1 डायबिटीज़ जो है ये नॉर्मली बच्चों में या कभी कभी किसी केसेस में एडल्ट्स में भी पाया जाता है। 5 to 10% ऑफ द केसेस जो है वो टाइप 1 टाइप ही होता है, बाकी ज़्यादातर टाइप 2 और दूसरे टाइप्स के होते हैं। सो ये जो टाइप 1 टाइप है दो तरह का नॉर्मली होता है। एक को बोलते हैं ऑटो इम्यून, यानी कि शरीर अपने आप का पैनक्रियाज ही खुद डिस्ट्रॉय कर देता है, और दूसरा है कि इडियोपैथिक, कई सारे कारण जैसे वायरल इन्फेक्शन हो गया किसी बच्चे को, उसके बाद एकदम डायबिटीज़ हो गया, तो ये संभव है। तो आमतौर पे अगर ओवरऑल देखें हम लोग तो टाइप 1 टाइप बच्चों में ही कॉमनली पाया जाता है।
अब ऐसे बच्चे कैसे प्रेजेंट करते हैं? ऐसे बच्चों को तो पता नहीं चलता कि शुगर है, तो शुगर धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है और उसके अंदर कुछ ना कुछ सिम्टम्स आने लगती है। तो ऐसे पेशेंट्स यूजुअली हॉस्पिटल के इमरजेंसी में जाके प्रेजेंट करते हैं, एकदम आइदर अनकॉन्शियस स्टेट या सीवियरली सिक स्टेट, हाँ, एकदम किसी तरह से कोई बीमारी लेके या एकदम अनकॉन्शियस जाके वहाँ पे इमरजेंसी में प्रेजेंट करता है। फिर हम लोग जब शुगर को चेक करते हैं तो देखते हैं कि हाँ भाई इसका शुगर तो 500 हो गया एकदम, तो नेचुरली हम लोग धीरे धीरे उसके फिर डायग्नोसिस में आते हैं। कई सारे एंटीबॉडीज़ हम लोग टेस्ट करते हैं, आइलेट सेल एंटीबॉडी बोलते हैं। करने के बाद हम ये इस्टेब्लिश करते हैं कि ये डायबिटिक जो है टाइप 1 टाइप है और टाइप 2 टाइप नहीं है। राइट, अब हम लोग इनका डायग्नोसिस बना लिए। उसके बाद जो है इमरजेंसी ट्रीटमेंट दिया। इमरजेंसी ट्रीटमेंट देने से जो है उसका शुगर धीरे धीरे करके नीचे आ गया। तो हम लोग 100-200 के रेंज पे शुगर को मेंटेन किए। मेंटेन करने के बाद उसके बाद चालू होती है एक्चुअल एग्जामिनेशन ऑफ पेरेंट्स। छोटे बच्चों में डायबिटीज ट्रीट करना इतना आसान काम नहीं है। द डिफरेंस बिटवीन एडल्ट्स एंड बच्चों में कि एक बच्चे को आप स्नैक से कैसे रोक सकते हैं, एक बच्चे को आप चॉकलेट से कैसे रोक सकते हैं। प्लस बॉडी में भी उतना ही वल्नरेबल होता है क्योंकि शरीर भी छोटा है, अभी आपके पार्ट्स भी जो है वो उतने इम्यूनिटी वाइज स्ट्रांग नहीं होते हैं। करेक्ट। सो पेरेंट्स को बहुत कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, फैमिली डाइट को चेंज करना पड़ता है, एकदम बच्चे के हिसाब से अपना डाइट को बनाना पड़ता है पूरे फैमिली को, अदरवाइज बच्चा तो वो चीज़ सुनेगा नहीं। करेक्ट। सेकेंड प्रॉब्लम आती है बच्चे को टेस्ट करना। बार बार बच्चे को शुगर टेस्ट कैसे कर सकते हैं? शुगर टेस्ट करना वो अलाउ क्यों करेगा? बच्चा बार बार उसको आप पिंच चुभाएंगे, कैसे वो अलाउ करेगा उस चीज़ को? तो टेस्ट करना भी मुश्किल। और थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हम लोग इसमें देखते हैं वो ये है कि बच्चा तो इंसुलिन डिपेंडेंट है। अभी डॉक्टर शुक्ला ने बताया कि टाइप 1 IDDM यानी कि इंसुलिन डिपेंडेंट। तो इंसुलिन डिपेंडेंट जब है तो इसका मतलब उसको सुबह शाम दोनों टाइम इंजेक्शन लगेगा। उससे ज़्यादा डोज भी कभी कभी हम लोग लगाते हैं तो वो भी रहेगा। अब किसी भी बच्चे को मान लेते हैं 5 साल का बच्चा है, उसको आप सुबह शाम इंजेक्शन लगाएंगे, उसको आप शुगर का टेस्ट करेंगे, उसको खाने के लिए कुछ नहीं देंगे, कैसे हम इस चीज़ को मैनेज करें? सो इट्स ए वेरी डिफिकल्ट जॉब टू मैनेज IDDM। सेवरल ग्रुप्स बन चुका है कई सारे, जहाँ पे हम लोग ये IDDM का ट्रेनिंग देते हैं उस पेरेंट्स को कि जो है आप किस तरह से डाइट को मैनेज करेंगे, किस तरह से जो है उनकी डाइट भी टोटली डिफरेंट होगी। जो डाइट शुक्ला ने कहा थोड़ा सा उससे हटके होगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ चीज़ें आपको उसके अंदर इंक्लूड करनी पड़ेंगी सो दैट बच्चा खाए, अदरवाइज बच्चा तो खाएगा ही नहीं। सो टाइप 1 मैनेजमेंट इतना आसान नहीं है। टाइप 1 इज़ ए वेरी डिफ़िकल्ट सिचुएशन। जो रिसेंट कोई एडवांसमेंट बहुत सारी चीज़ें पूरे विश्व में ही हुई है इनको मैनेज करने के लिए। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैनेजमेंट, जैसे दवाई मैनेजमेंट, साइकोलॉजिकल मैनेजमेंट। कई सारे बच्चे जो धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं 10-12 साल, जब उनका समझ आ जाती है, दे टेंड टू कमिट सुसाइड इवन, कि वो एकदम तंग आ चुका होता है बाय द टाइम कि जो है बार बार रोज़ वो इंजेक्शन। कभी वो ज़्यादा डोज लगा देता है, ज़्यादा डोज लगा देता है तो शुगर एकदम 30-40 आ जाएगा तो भी जानलेवा हो जाएगा। कभी वो मिस कर देता है, नहीं लगाएंगे आज, तो शुगर सडनली शूट अप करता है, एकदम 400-500 पहुँच जाता है। सो दैट प्रॉब्लम इज़ डेफिनेटली देयर कि ऊपर नीचे शुगर को, तो शुगर को मेंटेन करना ये पेरेंट्स जॉब है। बच्चा तो करेगा ही नहीं कोई भी एक्टिविटी, तो इसलिए टाइप 1 मैनेजमेंट इज़ ए वेरी डिफ़िकल्ट। राइट। सो मैं आप दोनों से यही बात पूछूंगी कि इसमें एक बहुत अहम सवाल यही उठता है कि आप हमारे दर्शकों को क्या सुझाव देंगे कि किन चीज़ों को वो अपने लाइफस्टाइल के अंदर ज़रूर इंक्लूड करें ताकि इन सब तरह के इश्यूज से, खास तौर से डायबिटीज से जो हम कहते हैं, जो आमतौर पर इतनी कॉमन आज सिचुएशन है किसी भी पर्सन के लिए, उससे खुद को बचा सके। डॉक्टर चक्रवर्ती, मैं आपसे पूछूंगी सब लाइफस्टाइल चेंजेस जो आप बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को कि वो लाएं अपने अंदर ज़रूर से। अब एक पॉइंट डॉक्टर शुक्ला ने मेंशन किया था कि हमें जो टारगेट करना है वो प्री डायबिटिक, डायबिटीज़ होने से पहले का जो ग्रुप है उनको ज़्यादा टारगेट करना है। कैसे? हम लोग सबसे पहले ये देखते हैं कि हाँ इसके परिवार में हिस्ट्री है, फैमिली हिस्ट्री है। सो फैमिली हिस्ट्री है, सो नेचुरली हमें अभी से ही इसको स्टार्ट करना पड़ेगा कि हम कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करें ताकि बच्चा फ्रॉम चाइल्डहुड स्टार्ट्स प्लेइंग, स्टार्ट्स डूइंग आउटर कोई एक्टिविटी, आउटडोर एक्टिविटी, ये सारा चीज़ उसी स्टेज से ही स्टार्ट कर देंगे। चाइल्डहुड ओबेसिटी, दिल्ली में स्कूल्स में कुछ स्टडीज़ किया गया था जिसमें देखा गया है कि चाइल्डहुड ओबेसिटी बहुत ज़्यादा इंसिडेंस है दिल्ली के प्राइवेट स्कूल्स में।
दिस स्टडी वाज कंडक्टेड बाय एम्स, जिसमें ये देखा गया है कि चाइल्डहुड ओबेसिटी बहुत ज़्यादा है। सो दैट मीन्स कि बच्चे जो है जैसे जैसे ग्रो कर रहे हैं ओबेस हो जा रहे हैं। करेक्ट। एंड दैट इज अलॉन्ग विथ फैमिली हिस्ट्री। ठीक है, फैमिली हिस्ट्री के साथ ये एक बहुत हाई रिस्क कैंडिडेट फॉर डेवलपिंग डायबिटीज। So you start a modification of lifestyle right at the stage when the child is there already obese, उस स्टेज से ही स्टार्ट कर दो। एंड द फर्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप आई थिंक शुड बी कि आप अपनी डाइट और लाइफस्टाइल के अंदर बदलाव लाएं। क्या खाते हैं, फिजिकल एक्टिविटी आपकी कितनी होती है, आप कैलोरीज कितना बर्न कर रहे हैं, कितना स्वेट आउट कर रहे हैं, द गुड स्वेट दैट वी से, दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, आई विल कैरी ऑन दिस डिस्कशन, लेकिन अभी वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, इसलिए आप कहीं मत जाइएगा, हम वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के प्रति लोगों की रुचि जगाने के उद्देश्य से साल 2019 में इंडिया साइंस चैनल की शुरुआत की गई। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा शुरू किया गया इंटरनेट आधारित ये विज्ञान वेब चैनल विभाग के स्वायत्त संस्थान विज्ञान प्रसार द्वारा संचालित किया जा रहा है। इस चैनल पर विज्ञान पर आधारित डॉक्यूमेंट्रीज, ताज़ा विषयों पर स्टूडियो चर्चा, साक्षात्कार और हर आयु वर्ग को आकर्षित करने वाली विज्ञान लघु फिल्में और साप्ताहिक कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं। सोशल मीडिया और इंटरनेट की पहुंच आज हर जगह, हर व्यक्ति तक है। ऐसे में देश में वैज्ञानिक चेतना के प्रसार के लिए ये माध्यम सबसे उपयुक्त कहा जा सकता है। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। ब्रेक पे जाने से पहले दोस्तों हम बात कर रहे थे कि अगर आप अपने आप को डायबिटीज से बचाना चाहते हैं या फिर प्री डायबिटिक पेशेंट्स जिनको डायबिटीज होने की शंका हो सकती है, उनको किस तरह से अपने लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस लाने चाहिए कि वो अपने आप को डायबिटीज जैसी बीमारी से होने से बचा सके। अब इस बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और मैं डॉक्टर शुक्ला के पास आऊंगी और आपसे पूछूंगी डॉक्टर कि अगर हम पिछले 5 वर्षों में देखें तो विज्ञान ने डायबिटीज के क्षेत्र में कितनी प्रगति कर ली है, उसके बारे में आप हमारे दर्शकों को आज कुछ बताएं। या पिछले 5 साल में क्या मतलब पिछले लास्ट 1 डिकेड में, पिछले 10 साल में सबसे अधिक जो काम हुआ वो डायबिटीज़ को हुआ है, क्योंकि जैसे आपको बताया ये ग्लोबल पैंडेमिक हो गया, थ्रू आउट द वर्ल्ड है एंड हर एक एज ग्रुप इन्वॉल्वमेंट है, तो इसमें सबसे अधिक रिसर्च वर्क इसी में हुआ है। तो अगर हम देखें तो इनिशियली हमारे पास बहुत अच्छी दवाएं नहीं थी। कुछ दवाएं थी जिससे कि जैसे डॉक्टर साहब जकरोन ने बताया कि ब्लड शुगर फॉल कर जाती, हाइपोग्लाइसीमिया हो जाती थी, ये बहुत कॉमन चीज़ थी। अब आजकल हमारे पास ऐसी दवाएं आ गई हैं जिसमें हाइपोग्लाइसीमिया नहीं होती, और हम जो नई दवाएं आ रही हैं जिसको DP4 इनहिबिटर्स, SGLT2 इनहिबिटर्स, ये जिस तरह से दवाएँ आई हैं उससे सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि ब्लड शुगर लेवल फॉल नहीं करती। वेट गेन जो होता है डायबिटीज़ में वो इसमें वेट गेन नहीं होता, ये सब कार्डियक न्यूट्रल होती हैं, मतलब हार्ट के ऊपर कोई असर नहीं करती, किडनी को प्रोटेक्ट करती हैं, हार्ट अटैक से प्रिवेंट करती हैं, ब्रेन हेमरेज से प्रिवेंट करती हैं। तो ये जो कुछ दवाएं आई हैं ये बहुत लेटेस्ट ड्रग्स हैं जो बहुत अच्छी तरह से, मतलब ओरल ड्रग्स हैं जो आई हैं पिछले 5 से 10 साल में। अब ओरल इंसुलिन भी आ गई है, जिसको हम कहते हैं ओरल इंसुलिन, वो भी आगे, वो भी टेस्टिंग स्टेज पे है। दूसरा जो इंसुलिन आई हैं, पहले इंसुलिन आती थी जिसमें डोज बहुत अधिक लगता था और वो सुबह शाम देनी पड़ती थी। अब हमारे पास बेसल इंसुलिन आ गई जिसका इफेक्ट 36 to 42 आवर्स तक होता है। अगर आप एक बार लगा लें तो 42 आवर्स के लिए ज़रूरत नहीं पड़ती और उनमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और दूसरा जो है उसमें हाइपोग्लाइसीमिया जो इवेंट सबसे जो ख़तरनाक होता है डायबिटीज़ में, वो नहीं होता है। और ब्लड शुगर बेसल इंसुलिन मतलब एक लेवल पे बिल्कुल मेंटेन करती है विदाउट एनी प्रॉब्लम्स। एक तो यह है, और फिर हमारे पास कंसनट्रेटेड इंसुलिन आ गई हैं। कंसनट्रेटेड इंसुलिन मतलब जैसे हम पहले 100 मिलीग्राम पर ml होता था, अब हमारे पास आ गए 300 मिलीग्राम पर ml, मतलब 3 टाइम्स मोर। तो हमारी जो डोज रिक्वायरमेंट है 1/3 हो गई।
अब हमारे पास जो इक्विपमेंट्स आ गए हैं, पहले हर एक चीज़ के लिए ब्लड निकाला जाता था ब्लड शुगर टेस्टिंग के लिए, अब आजकल उसके बाद प्रिक्स आ गई हैं, तो प्रिक्स से भी बेटर आ गई कि हम उसको यहाँ पे एक अगर उसको हम लगा देते हैं ब्लड के अंदर, स्किन के अंदर, तो हमारे मोबाइल के ऊपर हर एक 2 घंटे बाद ब्लड शुगर लेवल आप चेक कर सकते हैं क्या है मेरा ब्लड शुगर, उससे आप उसको उसी अनुसार अपने डोज को एडजस्ट कर सकते हैं, तो बार बार प्रिक करने की प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है आपकी। अच्छा, मॉनिटरिंग भी बहुत अच्छी हो जाती है। दूसरा हमारे पास को बोलते हैं कंटिन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटरिंग सिस्टम, तो अगर हम इसको लगा लेते हैं तो हमारा ब्लड शुगर लेवल कितना वेरिएबिलिटी आ रही है उसको हम अच्छी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। ये एक बहुत अच्छा आ गया है इसमें, और वो भी आ गया है, ऐसे ऐप्स आ गए हैं जिससे कि जैसे आपकी ब्लड शुगर कम हो रही है तो आपको सिग्नल भी दे देगा कि ब्लड शुगर कम हो रही है, कुछ खा लीजिए आप, या ब्लड शुगर बढ़ गई है तो आप अपना इंसुलिन लगा लीजिए। तो इवन उसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन भी एग्जैक्टली वो भी आ गया है। तो ये कुछ चीज़ें आ गई हैं जो जिससे कि डायबिटीज़ मैनेजमेंट बहुत आसान होता जा रहा है, और आगे कुछ जिसके जो लेटेस्ट रिसर्चेज आ रही हैं वो आ रहे हैं, जैसे बीटा पेनक्रियाटिक सेल्स हैं उसको हम इम्प्लांट कर दे रहे हैं, स्पेशली इन टाइप 1 डायबिटीज़। तो इंसुलिन वो हमारे जो ऑटोइम्यून सिस्टम है जिसकी वजह से बीटा सेल डिस्ट्रॉय हो गए हैं उससे वो रेजिस्टेंट हैं, वो उसको डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे, और वो अगर हम वो लगा देते हैं तो हमारा इंसुलिन का साइकिल जो है रेगुलर होता जाएगा। स्मार्ट इंसुलिन आ रही हैं। स्मार्ट इंसुलिन मतलब जैसे हमने इंसुलिन लगा दिया तो जब ब्लड शुगर कम हुई तो नहीं रिलीज़ होगी, अगर बढ़ गई तो रिलीज़ हो जाएंगी। तो मतलब इस टाइप की भी चीज़ें आ गई हैं। और इनहेल्ड इंसुलिन आ गए। इनहेल्ड इंसुलिन ऐसी हैं कि जो कि जैसे नेजल स्प्रे हो गया, स्किन का हो गया, पल्मोनरी इंसुलिन आ गई। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो अभी पाइपलाइन में हैं, आगे फ्यूचर्स में आने वाली हैं। हमारे पास ऐसे भी इंजेक्शन्स आ गए हैं जो 1 हफ्ते में एक बार लगाने होते हैं, उसको GLP-1 एनालॉग बोलते हैं। अब ऐसे भी आ रहे हैं जो कि महीने में एक बार लगा लेंगे तब भी ब्लड शुगर कंट्रोल रहेगी। तो कुछ चीज़ें ऐसी आई हैं जो कि विच इज़ लेटेस्ट इन द सिस्टम, आगे वो अप्रूव हो जाएंगी, एक बार FDA अप्रूव कर देगी तो मार्केट में आ जाएंगी। उससे हमारा जो मैनेजमेंट है टाइप 2 डायबिटीज़ का बहुत आसान हो जाएगा और हम उसको बहुत अच्छी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। वेरी गुड, वेरी वेल सेड। इन फैक्ट डॉक्टर, मैं आपसे पूछूंगी डॉक्टर चक्रवर्ती आखिर में यही कि आने वाले समय में जैसे डॉक्टर ने बताया कि इन द लास्ट 5 to 10 years अगर हम देखें तो बहुत सारा एडवांसमेंट हुआ है इन टर्म्स ऑफ डायबिटीज़ को लेके क्षेत्र में, कि किस तरह से आज पेशेंट्स के लिए ईज हो गई है इफ़ दे हैव टू ट्रीट देमसेल्व्स। आने वाले अगर 5 से 10 वर्षों में हम देखें तो क्या आपको लगता है बिकॉज ऑफ द एडवांसमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, क्या हम एक ऐसा दिन देख सकते हैं जब डायबिटीज़ के पेशेंट्स का जो नंबर आज इतना बड़ा है 463 मिलियन, दैट्स अ ह्यूज फिगर, क्या वो नंबर घट सकता है? क्या आपको लगता है ये नंबर बढ़ता ही रहेगा या हो सकता है इसी के आसपास रहे, बिकॉज वेल इट्स अ ह्यूज पॉपुलेटेड वर्ल्ड? सो एक चीज़ हमने नोट किया है कि डायबिटीज़ इज़ अ कंट्रोलेबल डिजीज़, कंट्रोल किया जा सकता है और 100% क्योरेबल, इसका कोई भी उसका अभी तक आविष्कार नहीं हुआ है। IDF इंटरनेशनल डायबिटीज़ फेडरेशन का जो प्रोजेक्शन है वो 463 मिलियन जो है डायबिटिक्स बाय 2025, और वही बढ़ के 240 जो 2045 में वो 700 मिलियन हो जाएगा। ये डायबिटिक का जो प्रोजेक्शन वर्ल्ड वाइड है 700 मिलियन बाय 2045, ऑलमोस्ट डबल, एक्चुअली डबल से ज़्यादा, करेक्ट। और भारतवर्ष में 19 मिलियन एज ऑफ नाउ, जो कि 52 मिलियन हो जाएगा। 1 in every 11 adult इज डायबिटिक अभी, 1 in every 11 adult, which will reduce 1 in every 5 adult डायबिटिक हो जाएगा बाय 2045। सो ये जो प्रोजेक्शन है, और ये प्रोजेक्शन जो है उससे फास्ट ही हम लोग ग्रो कर रहे हैं अभी। जो इस समय का जो ग्रोथ है उससे फास्ट चल रहा है इस समय। सो ये जो ग्रोथ है, हम इस चीज़ को रोकना एकदम असंभव काम है। जो चीज़ हम लोग कर सकते हैं कि कंट्रोल, स्प्रेड अवेयरनेस, हमें अवेयरनेस को स्प्रेड करना है कि डायबिटीज़ किस तरह से आप कंट्रोल करेंगे। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वही एकमात्र चीज़ है जिसको जो कि आपके डिजीज़ प्रोसेस को स्प्रेड होने से रोक सकता है। बट अदरवाइज जो प्रोजेक्शन इस समय चल रहा है वो उस हिसाब से तो ये ट्रिमेंडस इंक्रीज।
True, very true. ठीक है, थैंक यू सो मच डॉक्टर्स. इनफैक्ट दिस हैज़ बीन एन ओवरऑल वेरी कॉम्प्रिहेंसिव एंड बहुत ही इन्फॉर्मेटिव डिस्कशन जो आज हमने किया है. आई होप हमारे दर्शकों को भी इससे कुछ लाभ मिला हो ज़रूर. एंड आई एम होपफुल कि अ कपल ऑफ थिंग्स दैट दे विल डेफिनेटली कीप इन माइंड इज लाइफस्टाइल चेंजेस, जैसे आप दोनों ने ही कही बात. एंड उसके साथ ही साथ कि किस तरह से अगर आप एक डायबिटिक पेशेंट हैं तो आपको किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, विच ऑल्सो इंक्लूड्स वर्किंग आउट एंड ईटिंग राइट, मोस्ट इंपॉर्टेंटली. थैंक यू सो मच डॉक्टर शुक्ला. बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ आया जुड़ने के लिए. थैंक यू डॉक्टर चक्रवर्ती. इट्स बीन अ प्लेजर. नमस्कार. और दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आया होगा. आप सबसे अनुमति लेने से पहले एक विनम्र अनुरोध है. विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आविष्कार और नवाचार जगत के विश्वसनीय कार्यक्रमों को देखने के लिए अपने मोबाइल पर इंडिया साइंस ऐप अवश्य डाउनलोड करें. एक बात और, देश का अपना विज्ञान चैनल इंडिया साइंस अब फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, लिंक्डइन और इंस्टाग्राम पर भी उपलब्ध है. हमारे कार्यक्रमों के बारे में आप अपने फीडबैक और सुझाव हमें ईमेल भी कर सकते हैं. हमारा ईमेल आईडी है feedback@indiascience.in. हम फिर हाजिर होंगे विज्ञान जगत के रोचक कार्यक्रमों के साथ. तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत. नमस्कार.